बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास फिज़िक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टडी करने लगे हैं चैप्टर नंबर 10 के, या इसको आप चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। और डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ें बता दूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये नेशनल बुक फाउंडेशन के हैं। और आपको पता होगा कि मैंने पहले भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, ये दोबारा से फिर मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये जो अभी मैं अपलोड करने लगा हूँ ये बहुत शॉर्ट आंसर हैं, इजी नोट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमें थोड़ा शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करें। तो मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड भी करूँगा, समझाऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्योंकि ये शॉर्ट है तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं आपको जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की, वो मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपने क्या करना है जी कि वो वीडियो देखनी है एक दफ़ा। जब जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ ना आए वो आपने उस वीडियो को देखना है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। तो फिर भी चलें, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। और इंशाल्लाह ये सीरीज़ मैं अभी कंटिन्यू करूँगा, सारे चैप्टर के थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव अ रीज़न ऑफ योर सिलेक्शन। देखें जी वो क्या कहता है क्वेश्चन में, गिव एन एग्जांपल, आप एक एग्जांपल दें। किस चीज़ की एग्जांपल दें जी? ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल दें। लेकिन विच इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो वाइब्रेटरी मोशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होनी चाहिए। गिव अ रीज़न ऑफ योर सिलेक्शन, आपने रीज़न भी बतानी है। अच्छा जी देखें, एग्जांपल यहाँ पर हमने जो ली है, व्हेन अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। एक बॉल है, उसको आप ड्रॉप करते हैं ऑन टू द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर आप उसको ड्रॉप करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है बॉल क्या करेगा, कीप्स बाउंसिंग अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर देगा। देन इट्स मोशन इज़ वाइब्रेटरी मोशन, तो फिर आप उस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं, बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन आप उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे। ये बात तो समझ आ गई कि वो बाल वाइब्रेट कर रहा है, उसकी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं कह सकते? ये वजह हमने बतानी है कि हम उसको क्यों नहीं कह सकते कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। तो एक बात माइंड में रखें कि जब कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है। वो फोर्स बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। और ये भी याद रखें कि वो फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है। और यहाँ पर देखेंगे तो बिकॉज द रीस्टोरिंग फोर्स जो कि एफ है इज इक्वल टू एम जी, वो फोर्स किसके इक्वल है? एम जी के, विच इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, ये फोर्स किसके इक्वल है? एम जी के, जो कि कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? देखें, एम मैस, मैस एक कांस्टेंट है, वो जितना है बॉल का उतना ही रहेगा। और जी की वैल्यू भी चेंज नहीं होती, वो उतनी ही रहती है। 9.8 है तो 9.8 ही रहेगी, तो ये कांस्टेंट है। जबकि हमने तो पढ़ा था कि रिस्टोरिंग फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में चेंज होती है। एंड नॉट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के, इसका मतलब यही है कि वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रही है। लेकिन इस केस में वो फोर्स चेंज नहीं हो रही, वो फोर्स इक्वल है वेट के, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी के, विच इज़ एसेंशियल कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। रिस्टोरिंग फोर्स का चेंज होना बहुत ज़रूरी था, जो कि एसेंशियल कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। लेकिन इस बॉल वाले केस में वो चेंज नहीं हो रही, जो कि कांस्टेंट है। सो इसलिए हम कह सकते हैं फिर ये बॉल वाली जो कंडीशन है, ये बॉल वाले जो केस है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही नहीं। तो इस तरह हम कह सकते हैं जी ये हमारी एग्जांपल है, जो कि वाइब्रेटरी मोशन तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। हमने साथ लॉजिक भी बता दी। इसके बाद जी हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है। एक मीन पोजीशन होती है और एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है। एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज ज़ीरो, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाउ कैन यू थेरेटिकली एक्सप्लेन इट? देखें जी, आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है कि ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और ये होती है मीन पोजीशन। अब आपने ये देखना है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। पहले इसमें दो बातें हैं तो हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्यों ज़ीरो होती है। देखें जी, एट एक्सट्रीम पोजीशन द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट फॉर इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है कुछ लम्हे के लिए।
एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये बात तो क्वेश्चन में भी बताई गई थी। बिकॉज हमने अभी जो लॉजिक बतानी है, बिकॉज क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट होता है इज एट रेस्ट, वो रेस्ट में चला जाता है फॉर इंस्टेंट, कुछ लम्हे के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे अगर आप झूला ले रहे हैं, एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि जब आप झूला ले रहे हैं तो आप जैसे टॉप पे जाते हैं तो कुछ लम्हे के लिए आप वहाँ पे रुकते हैं, बहुत कम सेकंड्स के लिए, और वापस रिटर्न होते हैं, लेकिन रुकते हैं। जब आप हल्का सा रुकते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसी तरह अगर हम कोई बाल हम ऊपर फेंकते हैं तो वो बाल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो ज़मीन देखें ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो इस वजह से उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। करते करते एक टॉप पे जाके वो बिल्कुल उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, वो हल्का सा रुकेगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे जो भी बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी कुछ लम्हे के लिए ज़ीरो हो जाती है। अच्छा जी, अब आते हैं एक्सेलेरेशन। उसने कहा था कि एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है। तो देखें जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा होती है। वो रिस्टोरिंग फोर्स, जितना बॉडी ऊपर गई होगी उतना ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर लगेगी और वो रिस्टोर होगी, अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी। एट एक्सट्रीम पोजीशन द एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या होता है जी, मैक्सिमम होता है। बिकॉज एट एक्सट्रीम पोजीशन रिस्टोरिंग फोर्स इज़ मैक्सिमम। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है, सो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि देखें रिस्टोरिंग फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। जब एक चीज़ ज़्यादा है, रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद है जी कि आपको समझ आ रही होगी। अगर ना समझ आए तो आप मेरी पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद जी तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन टू एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। एक्सेलरेशन को क्या होगा, कब जी? इफ़ इट्स मास इज़ डबल, अगर आप मास को डबल कर देते हैं। तो देखते हैं जी, दो चीज़ों का आपस में लिंक बनाया गया है, एक एक्सेलरेशन और एक मास का। पूछा गया है कि अगर आप मास को डबल करते हैं तो एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है जी कि द मास इज़ डबल, अगर आप मास को डबल करते हैं देन एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम विल रिड्यूस टू हाफ। तो वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी, हाफ हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब है कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? टू हाफ, हाफ हो जाएगा। लेकिन कैसे, ये तो हमने एक शॉर्ट आंसर उसको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन थोड़ी सी लॉजिक भी देनी है। कैसे? देखें जी, आपने ये एक न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, ये साइड पे पहले देखें, F इज़ इक्वल टू एम ए, और यहाँ से मैंने m को f की तरफ डिवाइड किया है, तो इस तरह हमारे पास ये आ जाता है a इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। इसमें हम मैथ्स को डबल करके देख लेते हैं कि एक्सेलेरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर m लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं 2m लिख लेता हूँ। ये इसका मतलब है कि एक्सेलेरेशन को, सॉरी, मैथ्स को हमने डबल कर दिया है। अब ए के ऊपर एक छोटी सी लाइन देख रहे हैं ना, वो उसका मतलब है कि अब एक्सेलेरेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स तो चेंज हो गया, एक्सेलेरेशन भी ज़ाहिर सी बात है चेंज होगा। कितना चेंज होगा आगे 2-3 स्टेप्स की बात पता चल जाएगा। यहाँ पर ना मैंने एफ ओवर एम को अलग कर दिया है, बाकी जो नीचे 2 था ऊपर खुद से 1 लगाया, 1/2 कर लिया है। अब 1/2 इसी तरह रहने, एफ ओवर एम की जगह हम वापस की क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो इस तरह पता चला जो पहले वाला एक्सेलेरेशन था वो हाफ हो गया। देखें, जब कोई भी चीज़ 2 से डिवाइड होती है तो वो हाफ हो जाती है। अब हमारे पास नया एक्सेलेरेशन आ चुका है जो कि हाफ होके आया है। तो इस तरह ये आपका एक मैथमेटिकली इसका प्रूफ भी है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपको ये चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक फजल अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड टी। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी है, वो हमें पता है कि टाइम पीरियड को हम टी कहते हैं। व्हाट विल हैपन टू इट्स टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसे क्या होगा, कब जी? इफ़ इट्स थ्रेड लेंथ इज़ शॉर्टन टू हाफ, अगर हम जो लेंथ है उसको हाफ कर देते हैं। तो पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, फिर हम इसको प्रूव भी करते हैं। इफ़ द थ्रेड लेंथ इज़ शॉर्टन टू हाफ देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल डिक्रीज √2 टाइम्स। ठीक है जी, कैसे अभी हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपके पास एक फार्मूला है, t इज़ इक्वल टू 2 पाई √L ओवर जी। यहाँ पर दो चीज़ें हमने बेसिकली देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जिक्र हुआ है जी टाइम पीरियड का, यानी कि टी का, और लेंथ का, एल का। इन दोनों का अगर रिलेशन आप देखें तो डायरेक्ट बन रहा है। अगर हम लेंथ को शॉर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है टाइम भी कम हो जाएगा। कितना कम होगा? होगा वो भी कम, क्योंकि लेंथ कम हो रही है और टाइम भी कम होगा। तो हम देखते हैं जी, प्रूव करते हैं। देखें मैंने क्या किया, टी इज़ इक्वल टू, टी के ऊपर मैंने छोटी सी डैश लगा दी है क्योंकि नया टाइम पीरियड हो जाएगा। 2 पाई L ओवर 2 कर दी है। L ओवर 2 का मतलब है उस लेंथ को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ।
ठीक है, इसलिए जब भी किसी चीज़ को हाफ किया जाता है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह ये मैंने एक लाइन में सारा किया था कि ई शीट है तो आप आसानी से उसके ऊपर भी कर लें। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पाई एल आवर। ये जो 2 था ना, ये जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जी हो जाएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ, ये आपने देख लेना है, ठीक है। इसी तरह 2 पाई एल आवर जी तो मैंने इसी तरह लिख दिया। जो 2 था ना वो अंडर रूट के साथ मैंने अलग से बाहर लिख लिया है। अब 1/√2 मैं शुरू में लिख लेता हूँ, बाकी 2 पाई एल आवर जी लिख दिया, 1/√2, और ये सारा टी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर देखें जो टाइम पीरियड है वो हमारा यानी कि अंडर रूट 2 से डिवाइड हो रहा है। जब कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो इसका मतलब है वो डिवाइड होने का मतलब यही है सॉरी, कि वो कम हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अंडर रूट 2 से डिवाइड करें तो इसका मतलब है हम उसको कितना टाइम कम कर रहे हैं जी, अंडर रूट 2 टाइम कम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रूव हो जाता है कि जो पहले वाला टाइम पीरियड था वो अंडर रूट 2 टाइम कम हो जाता है। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं दोबारा से आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने जो पहले वीडियोस बनाई हुई हैं उन पे मैंने ज़्यादा डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप एक दफ़ा देख लें ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, बाकी यहाँ से आप फिर शॉर्टकट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जी कि आ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, ठीक है जी। व्हाट विल इट्स टाइम पीरियड रिमेन सेम और चेंज। क्या टाइम पीरियड सेम रहेगा या चेंज होगा? क्या करने से जी? इफ़ इट्स स्टील बॉब इज़ रिप्लेस्ड बाय वुड बॉब। यानी कि जो आपको पता है सिंपल पेंडुलम के आगे जो एक एक लेंथ होती है, एक रस्सी, उसके आगे एक मैस लगा होता है, उसको हम बॉब बोलते हैं। वो कहता है कि आप स्टील की जगह ना वुड का ले आएँ, सेम साइज़ का। साइज़ सेम है लेकिन एक देखें, एक क्वालिटी चेंज हो रही है, एक स्टील से वो वुड पे आ रहा है। वो कहता है टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो सेम रहेगा या चेंज होगा? पहली बात यह है जी कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है ना, वो मैथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखें, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा जी, चेंज नहीं होगा। क्यों? इफ़ वी चेंज इट्स बॉब, अगर हम उसका जो बॉब है वो चेंज करते हैं फ्रॉम स्टील टू वुड। क्यों चेंज नहीं होगा जी? बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मैथ्स। आप यहाँ पर ये मैथमेटिकली प्रूव भी देख सकते हैं फार्मूले में कि टी इज इक्वल टू 2 पाई एल आवर जी। यहाँ पर आपको कहीं भी मैथ्स नज़र नहीं आ रहा, एम नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है टाइम पीरियड मैथ्स पे डिपेंड ही नहीं करता। बेशक आप उसको स्टील से वुड करें या वुड से स्टील करें तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। वो सिर्फ दो चीज़ों से चेंज हो सकता है, एल से और जी से। मैथ्स कोई फ़र्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैथ्स से। तो ये बहुत इजी था। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि सेम मैसेज आर अटैच टू डिफरेंट स्प्रिंग। सेम मैस यानी कि लेट्स सपोज एक स्प्रिंग के साथ मैस 5 kg का है तो दूसरे के साथ भी 5 kg का ही है, और अटैच टू डिफरेंट स्प्रिंग। लेकिन दो जो स्प्रिंग है वो दोनों डिफरेंट हैं। एक हो सकता है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक हो सकता है इतना स्ट्रॉन्ग ना हो। वन इज़ वाइब्रेटिंग फास्टर, एक वो कहता है जी दोनों में से एक जो है ना वो ज़्यादा स्पीड। लेकिन उसने ना ऐसा हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि मैच देखें जी दोनों के साथ सेम है तो फिर क्यों एक जो है ना ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है। लेकिन बात ये है कि मैच तो ठीक है सेम है, लेकिन अब स्प्रिंग पे तो डिपेंड करता है ना, स्प्रिंग तो डिफरेंट है। अब जो थोड़ा मजबूत होगा, हैवी होगा, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा यानी कि इलास्टिसिटी होगी तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर सकता है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, इलास्टिसिटी, वो जो दोनों में से हार्ड कौन होगा, ज़्यादा सख्त कौन होगा, ज़्यादा अच्छे से यानी कि क्वालिटी किसकी होगी। तो ये सारी बातें फ़िज़िक्स में उस चीज़ का नाम है जी स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी कि दोनों में से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा। सेम मैसेज आर अटैच टू डिफरेंट स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग के साथ जो है ना सेम मैस अटैच है। वन इज़ वाइब्रेटिंग फास्टर बिकॉज द स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम के बोलते हैं, ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग इज़ डिफरेंट। यानी कि दोनों स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिफरेंट है, क्योंकि दो स्प्रिंग हैं, ज़ाहिर सी बात है। स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, आप यूँ समझ लें कि वो दोनों में से स्टिफनेस दोनों की किसकी ज़्यादा है, वो हार्ड कौन सा है, ज़्यादा अच्छा से मूव कौन सा कर लेता है। तो देखें जी, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये फार्मूला भी मैंने लिखा है, एफ इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। यहाँ से आप अगर के और एफ़ का रिलेशन देखें तो वो डायरेक्ट है। जिसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एफ़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसकी एफ़ की वैल्यू ज़्यादा होती है वो स्पीड भी उसकी ज़्यादा होती है। ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। द वन हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी, विल मूव फास्टर, वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा।
क्योंकि जिसकी के की वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से स्पीड भी ज़्यादा होती है। ये आगे आपको जाके समझ आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी से स्पीड कैसे ज़्यादा होती है। तो जी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन कह रहा हूँ जी, कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा ख़ुद भी फील हो रहा है कि मैं उस तरीके से यहाँ पर नहीं समझा पा रहा, क्योंकि बहुत शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है। तो आप मेरी पहले वाली वीडियो को लाजमी देखें, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से और एक एक चीज़ को कवर किया हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड टी इन मरी। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड टी है मरी में। इन कराची दो प्लेसेस हैं जी, एक्चुअली एक मरी है और एक कराची है। इट हैज़ डिफरेंट टाइम पीरियड। अब वो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि टाइम पीरियड मरी में और कराची में दोनों में डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, यानी कि फ़र्क है उनमें। क्यों? अच्छा देखें ना वो क्यों है। व्हाट वुड यू डू टू मेक इट्स टाइम पीरियड सेम एज इट वाज इन मरी। वो कहता है दोनों जगह पर टाइम पीरियड डिफरेंट है, आप ऐसा क्या करेंगे जिससे वो टाइम पीरियड सेम हो जाए। पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये टाइम पीरियड डिफरेंट ही क्यों है। देखें जी, आपको पता है कि टाइम पीरियड डिफरेंट होने की वजह क्या है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ टाइम पीरियड के फार्मूले पे। अब अगर फार्मूला देखें तो टी इज़ इक्वल टू पाई एल ओवर जी। यहाँ पर जो आपको ना ये जी लिखा हुआ नज़र है, जी का और टी का आपस में अगर रिलेशन देखें तो वो इन्वर्स बनता है। ठीक है, इन्वर्स का मतलब है एक चीज़ अगर कम होती है तो दूसरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब आपको पता है कि मरी थोड़ा हाइट के ऊपर है, जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है ना वो कम होती जाती है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल कम होती है तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम ज़मीन से मरी की तरफ ऊपर हाइट पे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि मरी में टाइम पीरियड ज़्यादा होता है और कराची में वैसे ही नॉर्मल ही होता है। अब दोनों में फ़र्क तो आ गया, ये बात हमें समझ आ गई कि डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जी की वैल्यू जो है ना एक्चुअली चेंज हो जाती है। अब हमसे क्वेश्चन ये है कि अब आप दोनों को सेम कैसे करेंगे। देखें जी, मरी में टाइम पीरियड ज़्यादा हो चुका हुआ है उस जी के कम होने की वजह से। अब हमने जो कराची वाला टाइम पीरियड है ना उसको भी ज़्यादा करना है। तो टाइम पीरियड को ज़्यादा करने का एक ही तरीका है कि देखें टाइम पीरियड का लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जब आप कराची वाला जो टाइम पीरियड है उसमें लेंथ को बढ़ाएंगे तो आपका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। सो अभी अगर आप आंसर देखें, वी विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। हम लेंथ को ज़्यादा करेंगे इन ऑर्डर टू मेक टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट कराची इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ मरी। यानी कि उस टाइम पीरियड को इक्वल करने के लिए हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं। लेंथ को क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि लेंथ का और टाइम का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जब लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिखा हुआ है। लेट्स सपोज ये कराची है, ये आपने लिखना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। ये कराची है और ये मरी है। दोनों का टाइम पीरियड देखें जी, इधर भी लिख दिया टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी, इधर भी लिख दिया टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी। यहाँ पर टी और जी का अगर आप रिलेशन देखें तो वो इन्वर्स है, क्योंकि मरी में आपको पता है ज़मीन से वो काफ़ी हाइट पर है, तो इसका मतलब है जी की वैल्यू जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कम हो जाती है। जी की वैल्यू लेस हुई, टी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अब ये बात सामने आ गई कि मरी में टाइम पीरियड ज़्यादा है। अब हम कहते हैं जी कराची वाले टाइम पीरियड को भी ज़्यादा करें। अब ज़्यादा कैसे होगा? तो ये देखें, आप कराची वाली साइड अगर आप आएँ तो सच्ची में आप कराची वाली साइड ही जाना, यहाँ पर पेज के ऊपर ही देखना है। अच्छा, टी जो है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी, इसलिए हमने क्वेश्चन में कहा था ऊपर कि हम लेंथ को बढ़ाएंगे। चलें जी, अब नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। बस अब इजी सी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने जी। व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन अ रिपल टैंक। फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा जी इफ़ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज़ डिक्रीज, अगर आप टाइम पीरियड को कम कर देते हैं। एंड व्हाट विल हैपन टू वेव स्पीड। दो बातें हैं जी, मेन देखा जाए पूरे क्वेश्चन में तीन चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड। वन बाय वन देखते हैं कि एक चीज़ के चेंज होने से बाकी दो के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। चीज़ चेंज कौन सी हो रही है जी, टाइम पीरियड डिक्रीज़ हो रहा है। टाइम पीरियड के डिक्रीज़ होने से फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखते हैं जी। इफ़ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज डिक्रीज, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि टाइम पीरियड को आप डिक्रीज करते हैं, देन फिर क्या होगा, देन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। कैसे देखें, ये आपको पता होना चाहिए जी कि टी इज इक्वल होता है 1/f के। यहाँ से मैंने एक रिलेशन बनाया कि टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ के। अगर टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी अब क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है,
अब फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पर आप ये समझ लें कि अब टाइम पीरियड कम हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या होगी है, ज़्यादा होगी है। अब फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अब फ्रीक्वेंसी का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा। ये रिलेशन कहाँ से है, ये आप साइड पे देख सकते हैं, v इज इक्वल एफ लेमडा से बना हुआ है। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है देन वेव स्पीड विल आल्सो इंक्रीज, तो वेव स्पीड भी ज़्यादा होगी। जो मैं आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में कह रहा था कि आगे जाके आपको समझ आ जाएगी कि फ्रीक्वेंसी से वेव स्पीड कैसे बढ़ती है। तो ये आप रिलेशन देख लें कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। बात समझ आइए जी। हमने टाइम पीरियड को कम किया है क्योंकि क्वेश्चन में कहा था टाइम पीरियड जब कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो अब स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब है कि थोड़ा सा ना अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना। एट द बाउंड्री ऑफ शैलो वाटर कहते हैं जो पानी के ऊपर वाला पानी होता है सतह, एंड डी वाटर जो नीचे वाला होता है, इन रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जी पहले आप सबसे पहले ये एक डायग्राम देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो वेव की स्पीड है वो शैलो वाटर में क्या होती है और पानी के अंदर डीप वाटर में क्या होती है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ज़ाहिर सी बात है जब भी वेव जो है ना वो इस एक मीडियम से शैलो से डीप में जाएगी तब भी वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, या डीप से शैलो की तरफ आएगी तब भी रिफ्रैक्ट कर जाएगी, क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने से उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो इसलिए वो रिफ्रैक्ट करती है। तो हमने आंसर में लिखा जी वाटर वेव रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री। आप देखें बाउंड्री पे ही वो रिफ्रैक्ट करेगी, किसकी बाउंड्री पे, शैलो वाटर एंड डीप वाटर, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। ज़ाहिर सी बात है जब उसकी वो शैलो से डीप में लेट्स सपोज आ रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और स्पीड चेंज होने से वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है जब दो चीज़ें उसकी चेंज हो रही हैं तो उसने रिफ्रैक्ट तो करना है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क तो आएगा। तो ये देखें जी, ये एक रिलेशन है v इज इक्वल एफ लेमडा, यहाँ से v और लेमडा का मैंने रिलेशन बनाया है। तो अगर स्पीड चेंज होती है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस वजह से जब दो फैक्टर्स चेंज हो जाएं तो इसी को हम बोलते हैं कि वेव क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, अंडर व्हाट कंडीशन आर द वेव्स डिफ्रैक्टेड द मोस्ट। सबसे पहले जी आप ये डायग्राम देखें दोनों डायग्राम्स में आपको एक में अगर आप देखें तो वो दो स्लिट्स जो पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो गैप है वो बहुत कम है। ठीक है, गैप कम होने की वजह से देखें आगे वेव जो ज़्यादा बेंड हो रही है, ज़्यादा बेंड होने को हम बोलते हैं कि डिफ्रेक्शन ज़्यादा हो रही है। इसी तरह अगर आप दूसरी डायग्राम में देखें तो वहाँ पे गैप थोड़ा सा ज़्यादा है। गैप ज़्यादा होने की वजह से वेव जो है ना वो इतना डिफ्रैक्ट नहीं हो रही, इतना ज़्यादा बेंड नहीं हो रही, यानी कि उसमें डिफ्रेक्शन, जब गैप ज़्यादा होगा तो डिफ्रेक्शन कम होगी, और जब गैप कम होगा तो डिफ्रेक्शन ज़्यादा होगी। अब आपसे वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें वेव ज़्यादा डिफ्रैक्ट करे। तो वेव ज़्यादा डिफ्रैक्ट तब करती है जी जब गैप थोड़ा सा कम हो, यानी कि नैरो ओपनिंग हो। द डिफ्रेक्शन ऑफ वेव्स डिपेंड अपॉन द ओपनिंग ऑफ द स्लिट। सबसे पहले आंसर में ये लिखा है कि वेव डिपेंड किस चीज़ पे करती है, तो वेव उसकी जो स्लिट्स जो दो वो पड़ी हुई हैं उनके दरमियान ओपनिंग पे डिपेंड करती है। अगर वो ओपनिंग ज़्यादा है तो डिफ्रेक्शन कम होगी। ठीक है, तो व्हेन द ओपनिंग बिटवीन टू स्लिट्स इज लेस, ओपनिंग कम होगी, गैप कम होगा, देन डिफ्रेक्शन ऑफ द वेव विल बी मोस्ट का मतलब है ज़्यादा। तब तब क्या होगा जी, डिफ्रेक्शन ज़्यादा होगी जब जब उसके दरमियान जो है वो गैप कम होगा। तो उम्मीद है जी कि आपको समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अगेन कह रहा हूँ जी, सबसे पहले आपने फजल एकेडमी को अभी से अभी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है जी। और इसके अलावा आपका कोई भी माइंड में क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है जी। अल्लाह हाफिज़।